क्या आपको लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक का फ्यूचर सिर्फ मोबाइल्स और टीवीज तक ही लिमिटेड है या फिर कार, फैक्ट्री, ट्रेन और हॉस्पिटल मशीन्स में भी इलेक्ट्रॉनिक्स की डिमांड बढ़ रही है? हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी जो इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया में इंडिया से ग्लोबल लेवल तक अपनी पहचान बना रही है। शर्मा एसजीएस टेक्नोलॉजी। इस वीडियो में हम जानेंगे कंपनी कौन सी है, कहाँ ऑपरेट करती है और इसकी ग्लोबल प्रेजेंस कैसे है और इसके प्रोडक्ट्स क्या है और फाइनली फाइनेंशियल्स भी देखेंगे। हर बार की तरह चार्ट्स की तरह समझेंगे डेटा की कहानी, नंबर से नहीं। अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हर थर्सडे और संडे मैं लाता हूँ आपके लिए एक नया फंडामेंटल एनालिसिस वीडियो। और एक इम्पॉर्टेंट बात, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और एनालिसिस पर्पस के लिए है, इसे इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझे। चैनल पर वीडियो सेक्शन में लेटेस्ट फंडामेंटल एनालिसिस और लेटेस्ट न्यूज की वीडियो मिल जाएंगी, ऊपर आई बटन को क्लिक करके देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जान लेते हैं कंपनी के बारे में। सिरमा एक इंडियन ईएमएस और डीएलएम प्लेयर है। मतलब ये कंपनी डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक क्लाइंट्स को सोल्यूशन देती है। 35 साल का एक्सपीरियंस, 300 से ज्यादा कस्टमर्स और 20 से ज्यादा कंट्री में इसकी प्रेजेंस है। और सबसे बड़ी बात, 9,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज के साथ एक बड़ी ग्लोबल नेटवर्क बना है। अब बात करते हैं प्रोडक्ट्स की। सबसे पहले पीसीबीए यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली। ये वो चीज है जो हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की दिल होता है, चाहे कार का ईसीयू हो, वॉशिंग मशीन हो या इंडस्ट्रियल रोबोट, इनके बिना चल नहीं सकता। दूसरा, आरएफआईडी टैग्स। फास्टैग में टोल पर देखते हो, लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन ट्रैकिंग में भी इसका यूज बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि हर प्रोडक्ट को ट्रैक करना आज की टाइम में नेसेसिटी बन चुकी है। तीसरा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंपोनेंट्स। ये आपको हर मोटर, सेंसर और इंडस्ट्रियल मशीनरी में मिलेंगे। मतलब जहां भी मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक वर्ड मिलता है, वहां सिरमा के पार्ट्स लग ही लगते हैं। और फाइनली, बॉक्स बिल्ड यानी सिस्टम इंटीग्रेशन। यहाँ कंपनी कंप्लीट प्रोडक्ट ओईएम को डिलीवर करती है। मतलब डिजाइन से लेकर असेंबली तक सब अंडर वन रूफ। और सबसे एक्साइटिंग, अभी ये ओडीएम यानी ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट्स भी बना रही है, स्पेशली मेडिकल टेक्नोलॉजी और आईओटी डिवाइसेस में। सोचो, जब मेडटेक और आईओटी दोनों सेक्टर डबल डिजिट ग्रोथ कर रहे हैं, तो इनकी डिमांड और स्कोप बढ़ ही रहा है। अब चलिए दोस्तों, एक नजर डालते हैं की पॉइंट्स पर। सबसे पहले एक्सपोर्ट नेटवर्क। सिरमा एसजीएस आज 20 से ज्यादा कंट्रीज को सर्व कर रही है। मतलब एक स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल कस्टमर बेस बना चुका है। दूसरा, ग्लोबल रीच। इंडिया के साथ साथ जर्मनी में भी प्रेजेंस है। स्टुटगार्ट में एक डिजाइन सेंटर जो आरएनडी को ग्लोबल स्टैंडर्ड बनाता है। तीसरा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी आरएनडी हब्स इंडिया और जर्मनी दोनों जगह पर, जिससे नए प्रोडक्ट्स और इनोवेशन मार्केट में जल्दी ला पाते हैं। और फाइनली, इंफ्रास्ट्रक्चर। पूर्णा का मेगा कैंपस ऑलरेडी कमीशन हो चुका है और हुसुर में नया प्लान बहुत जल्द आने वाला है। मतलब कैपेसिटी एक्सपैंड करने का रोड मैप क्लियर है। अब दोस्तों, एक नजर डालते हैं सेगमेंट वाइज रेवेन्यू पर। FY25 में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर था ऑटोमोटिव 38%, जो फास्टेस्ट ग्रोइंग है। कंज्यूमर 28% पर स्टेबल है, लेकिन मैनेजमेंट इसको कॉन्शियसली रिड्यूस कर रहा है। इंडस्ट्रियल 26% और रेल एंड आईटी 6% दोनों ने सॉलिड ग्रोथ दिखाया है। हेल्थ केयर अभी भी छोटा है, सिर्फ 2%, लेकिन डबल डिजिट ग्रोथ ट्रैक पर है। मतलब क्लियर है, ग्रोथ का वेट अब ऑटो, इंडस्ट्रियल और रेल आईटी पर शिफ्ट हो रहा है। अब देखते हैं रेवेन्यू का स्प्लिट। इंडिया वर्सेस ग्लोबल। FY25 में टोटल सेल्स 77% इंडिया से आया और 23% एक्सपोर्ट से। मैनेजमेंट का क्लियर टारगेट है एक्सपोर्ट्स को 25 to 30% तक लेके आना। मतलब अभी कंपनी का बेस स्ट्रॉन्ग इंडिया में है, लेकिन ग्लोबल एक्सपेंशन मोमेंटम पकड़ रहा है। रेवेन्यू सेगमेंट वाइज क्लियर है, पर एक इंपॉर्टेंट बात, कंपनी ने अभी तक सेगमेंट वाइज प्रॉफिट डिटेल्स ऑफिशियली डिस्क्लोज नहीं किया है। लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री और इंडस्ट्री नॉर्म्स से हमें आइडिया मिलता है कि ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल्स और रेल आईटी जैसे सेक्टर्स हायर मार्जिन ड्राइव हैं। अब जब कंपनी का रेवेन्यू और प्रोडक्ट्स देख लिए, तो ऑब्वियस बात है कि
समझना चाहिए मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी क्या है। तो सबसे पहले आती हैं टेलविंड्स। दोस्तों, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट अभी फेवरेबल है। इंडिया में ईएमएस डिमांड बूम कर रही है। आईओटी, ईवीज और एआई अडॉप्शन बढ़ रहा है और चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी इन कंपनीज को डायरेक्ट फायदा दे रही है। फिर आते हैं प्रायोरिटीज, यानी कंपनी का फोकस क्लियर है। ऑटो और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स में डबल डाउन करना, एक्सपोर्ट्स को 25 से 30% तक लेके जाना और मेड टेक ओडीएम प्रोडक्ट्स एग्रेसिवली ग्रो करना। और फाइनली ऑपरेशनल फोकस, वर्किंग कैपिटल को एफिशिएंटली मैनेज करना, क्योंकि ईएमएस बिजनेस में रिसीवेबल्स और इन्वेंट्री बहुत जल्द कैश को ब्लॉक कर देती है। अगर वर्किंग कैपिटल डिसिप्लिन मेंटेन हुआ तो ग्रोथ और स्मूथ होगी। तो एक लाइन में बोलें तो स्ट्रैटेजी सिंपल है। मार्केट का टेलविंड प्लस राइट प्रायोरिटीज प्लस स्ट्रॉन्ग वर्किंग कैपिटल डिसिप्लिन इज इक्वल टू सस्टेनेबल ग्रोथ। बात करते हैं रेड फ्लैग्स की। मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी तो क्लियर है लेकिन रिस्क इग्नोर नहीं कर सकते। सबसे पहला बोरोइंग्स, FY21 में सिर्फ 100 करोड़ थे और FY25 तक 665 करोड़ हो गए हैं। डेट बढ़ना एक रेड सिग्नल है। दूसरा, कैश फ्लो स्विंग्स, कुछ सालों में नेगेटिव कैश फ्लो रहा। FY25 में रिबाउंड हुआ लेकिन सस्टेन करना जरूरी है। और तीसरा, बिजनेस मिक्स शिफ्ट, कंज्यूमर से ऑटो इंडस्ट्रियल की तरफ मूव करना सही है, पर अगर एग्जीक्यूशन स्मूथ ना हुआ तो शॉर्ट टर्म हिकअप्स आ सकते हैं। मतलब सिंपल है, ग्रोथ चलाने के लिए डेट, कैश फ्लो और मिक्स तीनों कंट्रोल में रहना चाहिए। अब बात करते हैं ग्रीन फ्लैग्स की, पॉजिटिव जो ग्रोथ को फ्यूल देते हैं। सबसे पहला, डाइवर्सिफिकेशन, ऑटो, इंडस्ट्रियल, रेल, हेल्थ केयर सब सेगमेंट्स में प्रेजेंस एक ही सेक्टर पर डिपेंड नहीं है। दूसरा, डिजाइन प्लस मैन्युफैक्चरिंग कॉम्बो, यानी डीएलएम मॉडल से कस्टमर्स स्टिकी बनते हैं, मार्जिन्स बेटर रहते हैं। तीसरा, कैपेसिटी रनवे, पुणे कैंपस ऑलरेडी ऑन है, हुसुर प्लांट बहुत जल्द आने वाला है, मतलब फ्यूचर ग्रोथ के लिए जगह रेडी है। और फाइनली, इम्प्रूविंग रेशियोज, मार्जिन रिकवरी हो रही है, डेट मैनेजेबल है। तो ओवरऑल कहानी ये है कि फाउंडेशन स्ट्रांग है और अब एग्जीक्यूशन डिसाइड करेगा कितना तेज ग्रो मिलता है। फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं सेल्स के चार्ट से। FY21 में रेवेन्यू था सिर्फ 886 करोड़ और FY25 तक ये जंप करके 3700 करोड़ के आसपास आ गया। मतलब पिछले 4 साल का कैगार लगभग 44%, एकदम सॉलिड ग्रोथ ट्रेजेक्टरी। यानी कंपनी की टॉप लाइन कंसिस्टेंटली ऊपर गई है और डिमांड क्लियरली बढ़ रही है। अब दोस्तों नजर डालते हैं मार्जिन्स पर। FY21 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 11% था। FY22-23 दोनों साल में 9% स्टेबल रहा, लेकिन FY24 में गिरकर 6%, जो एक वीक पॉइंट था। गुड न्यूज़ ये है कि FY25 में मार्जिन वापस रिकवर होके 9% पर आ गया है। मतलब टॉप लाइन के साथ मार्जिन भी रिकवर हो रहे हैं, जो प्रॉफिटेबिलिटी के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। तो अब देखते हैं एबिटा वर्सेस नेट प्रॉफिट। FY21-22 एबिटा 102 से 97 करोड़ और पैट 69 to 57 करोड़, थोड़ा सॉफ्ट। FY23 से मोमेंटम पिक हुआ, एबिटा 192 करोड़ पर पैट 123 करोड़। वैसे ही FY25 में स्ट्रॉन्ग जंप, एबिटा 323 और पैट 184 करोड़, यही इन्फ्लेक्शन पॉइंट लगता है। स्केल के साथ प्रॉफिटेबिलिटी भी इंप्रूव हो रही है। FY25 ने क्लियरली स्टेप अप दिखाया है। रिजर्व्स और बोरोइंग्स की बात करते हैं तो रिजर्व्स FY21 में 595 करोड़ थे और बोरोइंग सिर्फ 103 करोड़। FY23 से रिजर्व जंप करके 1300 के आसपास हो गए और बोरोइंग 300 के करीब। लेकिन FY24, FY25 में रिजर्व्स और थोड़े बड़े, लेकिन बोरोइंग्स चढ़कर 660 के आसपास पहुंच गया। मतलब रिजर्व्स का बेस स्ट्रांग है लेकिन डेट भी पैरेलली बढ़ रहा है। यही एक मिक्स्ड पिक्चर है। ग्रोथ के लिए बोरोइंग्स लिए गए हैं पर कंट्रोल में रखना जरूरी होगा। अब आ जाइए देखते हैं स्टेक होल्डर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मेट्रिक EPS। FY22 में EPS था सिर्फ 4, FY23 में जंप करके 6.7 और फिर घटा 6.04।
गुड न्यूज ये है कि FY25 में EPS स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखाता हुआ 9.5 तक पहुंच गया। मतलब कंपनी की पर शेयर अर्निंग स्टडीली इंप्रूव हो रही है और FY25 ने एक क्लियरली ब्रेकआउट दिखाया है। अब चलिए एक वैल्यूएशन चेक कर लेते हैं। ROC है 11.7% और ROE है 9.5%। मतलब रिटर्न्स अभी ठीक ठाक लेवल पर है। पी रेशियो देखिए, इंडस्ट्री पी अराउंड 35x है, लेकिन सिरमा का पी है 75.9x। मतलब वैल्यूएशन काफ़ी प्रीमियम पर ट्रेड कर रही है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.38 है, जो मैनेजेबल लेवल दिखाता है। सिंपल है, कंपनी का फंडामेंटल्स इंप्रूविंग है, लेकिन वैल्यूएशन प्रीमियम पर है। अब दोस्तों नजर डालते हैं शेयर होल्डर पैटर्न पर। प्रोमोटर के पास स्टेक है लगभग 46.4%, जो स्टेबल है। FIS ने अपना हिस्सा थोड़ा बढ़ाया है 6.2 से 6.3% और DIS का हिस्सा और तेज बढ़ा है 7.7 से 9.1%। पब्लिक शेयर होल्डिंग घटकर 39.5% से 38 पर आ गई है। मतलब क्लियर है, सिग्नल यही है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स FIS और DIS दोनों अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं और रिटेल का शेयर धीरे धीरे कम हो रहा है। ये ट्रेंड कंपनी के लिए एक पॉजिटिव कॉन्फिडेंस दिखाता है। आगे के ये रिपोर्ट्स में हमें मॉनिटर करना होगा। तो एक क्विक लुक देखते हैं। अभी करंट स्टॉक प्राइस है 800 के आसपास और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अपनी लिस्टिंग के बाद से स्टॉक ने दिया है 156% का ऑल टाइम रिटर्न। अगर आप चार्ट को देखो तो पैटर्न क्लियर है। 2023 में 200 के आसपास था, फिर 2024 में 600 के ऊपर चला गया, बीच में कंसोलिडेशन आई है, लेकिन 2025 के मिड से स्टॉक ने फिर अपवर्ड ट्रेंड पकड़ लिया है। आज के टाइम पर स्टॉक अपने 52 वीक हाई यानी 800 के करीब ट्रेड कर रहा है और 52 वीक लो 305 से काफ़ी ऊपर है। अब दोस्तों इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। तो पूरी कहानी एक साथ जुड़ते हैं तो अपॉर्चुनिटीज क्लियर हैं। इंडिया का EMS सेक्टर बूम कर रहा है, एक्सपोर्ट्स और ऑटो इंडस्ट्रियल डिमांड स्ट्रांग है, स्ट्रेंथ भी सॉलिड है, डिजाइन प्लस मैन्युफैक्चरिंग का एड्ज, डाइवर्सिफाइड सेगमेंट्स और न्यू मेगा प्लान्स ग्रोथ के लिए रेडी है। रिस्क भी हैं, बोरोइंग्स, कैश फ्लो और मिक्स शिफ्ट का एग्जीक्यूशन। मतलब सिंपल है, अगर एग्जीक्यूशन स्ट्रांग रहा तो सिरमा EMS वेव कैप्चर करने का फुल चांस है। आपको क्या लगता है, कमेंट में लिखकर बताइए। और दोस्तों थर्सडे और संडे दोनों दिन में ऐसी ही फंडामेंटल एनालिसिस वीडियो लेकर आता हूँ। ये चैनल आपके सपोर्ट से ही ग्रो करता है। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके कमेंट्स, लाइक्स और शेयर, सब्सक्रिप्शंस ये मुझे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करते हैं। तो चैनल को ग्रो करने में साथ जरूर देना। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और एनालिसिस पर्पस के लिए है, ऐसे इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझें। आज की वीडियो में इतना ही है। थैंक यू।